हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ का सेकंड चैप्टर। अगर आपने इसका पहला वाला चैप्टर का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमर्स नेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि कॉमर्स नेशन ने इस साल बहुत सारी रैंक्स दी है। बीएचयू में भी अंडर 100 बहुत सारी रैंक्स हैं और 200 प्लस सिलेक्शन है हमारे बीकॉम एमकॉम को मिला के। और इसके अलावा इलाहाबाद में भी बहुत अच्छी रैंक्स दी है कॉमर्स नेशन ने। विद्यापीठ है, उसके जितने भी फर्स्ट रैंक होल्डर्स हैं बीकॉम और एमकॉम के वो कॉमर्स नेशन से हैं। मतलब टॉप जितने भी रैंक होल्डर्स हैं वो कॉमर्स नेशन से ही हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं और या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि हमने नेचर और स्कोप पढ़ा है कंपनी का, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जो कॉरपोरेट वेल्थ थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है MGKVP में। और ये जो कंपनी लॉ है ये आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप एंट्रेंस देने वाले हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो उसमें हमने वो सारी चीज़ें देख ली थी। अब जो सेकंड चैप्टर है वो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ की। तो क्लासिफिकेशन अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आपके मन में बस ये आता है कि हाँ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होती है या बोलोगे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कंपनी होती है, लेकिन बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है कंपनीज़ का, जिसमें यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले लेंगे। और ये जो चैप्टर है ये आपको 2 से 3 पार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है। जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वही कई सारे बेसिस पे हमको देखना है, और इसके अलावा बीच में और सारे टॉपिक्स भी हमको कवर करने हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का आपको 2 से 3 पार्ट में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है ये इसमें हम पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है कंपनीज का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन तो मतलब कंपनी बनती कैसे, उसके बेसिस पे भी 3 तरीके की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। पहला है चार्टर्ड कंपनीज, जो आजकल देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे जब राजा महाराजा वाला ज़माना चलता था उस टाइम में चार्टर्ड कंपनीज होती थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद है स्टैट्यूटरी कंपनी, जैसे LIC है, RBI है, जिसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैट्यू पास किया जाता है पार्लियामेंट में, और वो उसी पर्टिकुलर एक्ट से, मतलब एक एक्ट ही उस नाम से पास किया जाएगा और उसी एक्ट से गवर्न होंगी। ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन इस पे नहीं अप्लाई होंगे, कंपनीज एक्ट के भी रेगुलेशन इन पे अप्लाई होते हैं, लेकिन इनको एक अलग एक्ट रेगुलेट करता है। इसके बाद है थर्ड, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनीज हैं, यानी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड कंपनी। जो भी कंपनीज जो हैं वो कंपनीज एक्ट के अंडर में, कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज यही हमें देखने को मिलेगी, इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर्ड कंपनीज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ये भी आपने सुन ही रखा होगा, लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनीज का क्लासिफिकेशन, जिसमें कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, जिसमें आपका क्या है कि शेयर्स, जितना शेयर्स की पार वैल्यू होती है उतना तक ही अमाउंट आपको पेमेंट करना होता है कंपनी जब वाइंड अप होती है उस टाइम। इसके बाद है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, तो जिसमें आपके मेमोरेंडम में मेंबर्स ने जितनी गारंटी दे रखी होगी उनको असेट में उतना ही पेमेंट करना होता है क्रेडिटर्स का पेमेंट करते समय। इसके बाद है अनलिमिटेड कंपनीज, जो बहुत रेयरली इस समय देखने को मिलती हैं, जिसमें आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी लिया जा सकता है पैसा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा आपने सुन रखा होगा कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी तो मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए। एक नई तरीके की कंपनी जो कि है 1 पर्सन कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013 में
इसके लिए प्रोविजंस लाए गए हैं 1 पर्सन कंपनी, जिसमें एक अकेला बंदा भी कंपनी ओपन कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद है पब्लिक कंपनी, सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं, मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम लिमिट पे कोई मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट मेंशन नहीं है कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर करती है, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाते हैं पब्लिक कंपनी के, ठीक है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेसिस पे कौन कौन सी कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो पूरी तरह से गवर्नमेंट की ओनरशिप में होगी, यानी 51% से ज़्यादा शेयर जो है वो 51 या 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होगा। नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी जिसमें गवर्नमेंट का 51% से कम शेयर होगा, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ अ यूनिट, तो मतलब कितना आपका कंट्रोल है उसके बेसिस पे भी कंपनीज को क्लासीफाई किया जा सकता है। पहली आपकी होल्डिंग कंपनी, ठीक है, जो कि जिसके पास में सब्सिडियरी कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर हो सकते हैं, एक्चुअली ये तो देखना पड़ेगा। और इसके बाद सब्सिडियरी कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी होगी, यानी जो भी रेगुलेशन और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे वो होल्डिंग कंपनी के होंगे। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से एक आपकी इंडियन कंपनी हो जाएगी और एक फॉरेन कंपनी हो जाएगी, ठीक। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी किस पर्पस, सोल पर्पस क्या है आपकी कंपनी का, तो एक होती है प्रोड्यूसर कंपनी और एक होती है चैरिटेबल कंपनी, ठीक है। चैरिटेबल कंपनी मतलब जिसका सोल पर्पस क्या होगा, चैरिटी से रिलेटेड वर्क करने का होगा। तो ये सारे क्लासिफिकेशंस हमने देख ली और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिस हमने देखा था वो था ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, तो जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी क्या थी, चार्टर्ड कंपनी थी, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओल्डन टाइम्स में जो किंग्स थे बाय वर्च्यू ऑफ द पावर्स वेस्टेड इन देम यूज्ड टू क्रिएट कंपनीज बाय ग्रांटिंग रॉयल चार्टर, मतलब चार्टर के थ्रू वो ग्रांट कर देते थे, कंपनीज क्रिएट कर देते थे। इनको ही चार्टर्ड कंपनीज हम लोग कहते थे और गवर्न होती थी पूरी तरह उनके चार्टर्स के थ्रू, मतलब चार्टर में जो जो लिखा हुआ है वही सब काम कंपनीज को करना होता था। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है द बैंक ऑफ इंग्लैंड, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी चार्टर के थ्रू ही थी, ठीक है। द कंपनीज एक्ट डिड नॉट अप्लाई टू देम, सच कंपनीज आर नॉट क्रिएटेड नाउअडेज, तो इस समय ऐसी कोई कंपनीज नहीं बन रही क्योंकि राजघराने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है, तो कोई चार्टर इशू ही नहीं कर सकता, तो कंपनीज कैसे बनेगी, ठीक है। और कंपनीज एक्ट इन पर अप्लाई भी नहीं होता था। इसके बाद है काइंड्स ऑफ कंपनीज, ये आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर बुक हमने रिकमेंड कर ही दी है, आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा ओवरव्यू है कि कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, ठीक है। जो हमने ऐसे थ्योरी के जैसे पढ़ा है, ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, मिसलेनियस कंपनीज, तो बहुत सारी कंपनीज हैं। ये सिर्फ डायग्राम है, अगर एग्ज़ाम में ये लिखते टाइम अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हो और ये लिखते टाइम ये डायग्राम बना दोगे तो काफ़ी एफिशिएंट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। इसके बाद है चार्टर कंपनी हमने देख लिया, जो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन में जो सेकंड टाइप ऑफ कंपनी है वो है स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। इसमें हमने बोला था कि एक अलग से एक सेपरेट एक्ट पास किया जाता है इस कंपनी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट में, और इसे बिजनेस ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस भी कहते हैं, मतलब जो कंपनी नेशनल इंपॉर्टेंस के बिजनेस को कैरी करने के लिए खोली जाती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनीज हैं। इनका जो नंबर है वो लिमिटेड है, ठीक है। सच कंपनीज नीड नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम्स, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट काम है। और वही है कि स्पेशल एक्ट्स ही इनको रेगुलेट करते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट भी इनके ऊपर अप्लाई होता है, यानी जो प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के वो भी इनके ऊपर अप्लाई होते हैं। इसके बाद थर्ड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनीज जो है इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड कंपनीज, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इज नोन एज अ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज इसी के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, इसी के थ्रू क्रिएट की गई हैं। सच कंपनीज में भी पब्लिक हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती हैं, विद लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। मतलब ऐसा हमें नहीं देखना है कि अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं हो सकती है, ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि लिमिटेड बाय शेयर्स वाली जो कंपनी है वो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, इसके अलावा वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, तो लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ हो सकती है। ऐसी भी हो सकती है इसके पास शेयर कैपिटल हो या नो कैपिटल हो, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मतलब कि मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी होगी। ठीक, जब भी कंपनी वाउंड अप होती है उस टाइम में क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए जो मेंबर्स हैं वो कितना जिम्मेदार होंगे, यही लाइबिलिटी आपको बताती है। तो पहला जो टाइप है वो है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू है, यानी जितना आपसे मांग लिया गया। मान लेते हैं कि 10 रुपये का शेयर था और 8 रुपये आपसे मांगा जा चुका है, तो जो 2 रुपये अभी आपने नहीं दिया है, कंपनी के वाइंडिंग अप के समय आप सिर्फ इस 2 रुपये के लिए लाइबल होगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं मांगा जा सकता है। अगर आपने पूरा का पूरा 10 रुपये पेमेंट कर दिया है तो आप 1 भी रुपये देने के लिए जिम्मेदार नहीं हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट, यानी मेमोरेंडम में उस टाइम लिख दिया जाता है। हर एक कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है उसमें पहले से लिखा होता है कि कंपनी वाइंड अप होगी तो मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी बनती है। इफ़ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, तो यानी जितना आपने अभी नहीं पे किया है शेयर्स पे, सिर्फ उतने के लिए आप देने के लिए लाइबल हो। द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू पे द अनपेड अमाउंट इफ एनी ड्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। देयर इज नो डेंजर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स बीइंग यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर किसी भी तरीके का खतरा नहीं है, उससे पेमेंट नहीं किया जाएगा क्रेडिटर्स का। द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स में बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी एट एनी टाइम, और वो जो अनपेड अमाउंट है वो कभी भी मांगा जा सकता है। बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज ऑफ दिस टाइप, और सबसे ज़्यादा इसी टाइप की कंपनीज हमें देखने को मिलती भी है। जो हम लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं। इसके बाद दूसरे जो टाइप है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें हम लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें मेंबर्स जितनी गारंटी दे देते हैं वही उनकी लाइबिलिटी बन जाती है। और मेमोरेंडम में जितना जिसके लिए दिया हुआ है, मतलब जिसने जितनी गारंटी दे रखी है, उतने ही तक अमाउंट के लिए वो असेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब कंपनी वाउंड अप हो रही है। ठीक है, तो जो कंपनीज नॉन ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं ज़्यादातर वही लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आर्ट के प्रमोशन के लिए, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए जो भी होती हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है। ठीक है, सच कंपनीज में भी ग्रांटेड एग्जाम्पशन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एज पार्ट ऑफ देयर नेम। तो जो लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं उनको एग्जाम्पशन मिल जाता है कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो वर्ड है वो यूज़ करें या ना भी करें। ठीक है, फिर इसके बाद है अनलिमिटेड कंपनी, मोस्ट रेयरेस्ट टाइप ऑफ कंपनीज है। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनीज आजकल फॉर्म ही नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो अगर किसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही करनी तो कंपनी फॉर्म करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसी प्रपोर्शन में क्रेडिटर्स के पेमेंट के समय मेंबर्स जो है वो पेमेंट करते हैं। तो ये इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यही है कि अनलिमिटेड, देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी। क्रेडिटर्स ऑफ एन, देखिए जैसे कि हमको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि सोल प्रोप्राइटर पे और पार्टनर्स पे पर्सनली जो क्रेडिटर्स हैं वो स्यू कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी अनलिमिटेड है उसमें आप उसके मेंबर्स पे पर्सनली केस नहीं कर सकते हो। कंपनी, पूरी कंपनी के ऊपर ही केस होता है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी इसको माना जाता है। ठीक है, जो कॉर्पोरेट वेल वाली थ्योरी है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक, तो सच कंपनीज आर रेयरली फाउंड दीज डेज, यही लिखा गया है। अनलिमिटेड कंपनीज आजकल नहीं देखने को मिलती हैं हमें। इसके बाद है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे पहली है प्राइवेट कंपनी। आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 थर्ड एज अ कंपनी विच बाई इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, यानी जो प्राइवेट कंपनी है उसके मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फिर एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। ठीक है, यानी 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो 200 ही हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। 1 पर्सन कंपनी में तो 200 का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 पर्सन कंपनी है। और प्रोड्यूसर कंपनी में के पे भी ये वाला जो प्रोविज़न है ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक, फिर बोला गया प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन्स होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन अ कंपनी ज्वाइंटली, यानी एक या दो
जो भी पर्सन्स हैं वो एक से ज़्यादा शेयर्स दो पर्टिकुलर कंपनीज में ना लिए हों, ठीक है। दे शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, ठीक, पर्सन हु आर इन द, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अपने आंसर को थोड़ा बड़ा करना, वैसे भी 14 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर आप इतने सारे क्लासिफिकेशन लिखोगे तो ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये लोग जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये क्या करते हैं, क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपने शेयर्स ऑफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होती है? वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, इट शैल बी अ प्राइवेट कंपनी। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक कंपनी जो होगी वो वन पर्सन कंपनी नहीं होगी, प्राइवेट कंपनी ही, वन पर्सन कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में ही बनाई जा सकती है, ठीक है। वन पर्सन कंपनी बोला गया था, कंपनीज एक्ट 2013 ने ही सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में वन पर्सन कंपनी का प्रोविजन लाया है। हैज़ इंट्रोड्यूस द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी प्रोवाइडेड दैट द मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन। यानी वन पर्सन जिसका होगा वो तो है ही, एक और किसी पर्सन का नाम आपको अपने मेमोरेंडम में लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी ये उसमें पता होना चाहिए। विथ हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, और जिसका आप नाम लिख रहे हो उसकी भी कंसेंट होनी चाहिए। हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी अगर वो बंदा जो वन पर्सन कंपनी ओपन कर रहा है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो जो जिसका आप नाम लिख रहे हो अदर पर्सन का, वो उसके लिए लायबल होगा, ठीक है। Of such persons shall also be filed with the registrar at the time of incorporation of the one person company along with its memorandum and articles, ठीक। इसके बाद ये सब सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। वन पर्सन कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, ठीक। जो कुछ इसके बारे में डिटेल लिखा है वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। आपके काम के लिए जितना लिखने के लिए था वो मैंने बता दिया, ठीक है, ज़रूरी। इसके बाद है पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी देख लिया और वन पर्सन कंपनी देख लिया, अब इस है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी की दो कंडीशंस दी हुई थी कि अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और इसके अलावा मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो 200 हो सकते हैं। अगर किसी कंपनी पे ये दोनों प्रोविजन अप्लाई नहीं होते तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। एंड हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब। तो पहले बोला गया था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख हो सकती है प्राइवेट पब्लिक कंपनी की, अब ऐसा नहीं है, जो भी प्रिस्क्राइब किया गया होगा वो होगी। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज़। यानी यहाँ सिंपल अगर वर्ड्स में देखें तो ये कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है उसे भी पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा, उसे प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी के पास जो भी प्रिविलेज होती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और मैक्सिमम नंबर पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है वो सारे उस पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इट कैन ऑफर इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन थ्रू अ प्रॉस्पेक्टस। दस द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक एट लार्ज, ये बोला गया है। अब इसके बाद डिस्टिंक्शन देख लेते हैं हम लोग पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का, ठीक। यानी दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपने जितनी चीज़ें पढ़ी उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसे ही क्लियर हो गई होंगी कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो बेसिस है वो है नंबर ऑफ़ मेंबर्स पे। नंबर ऑफ़ मेंबर्स में आपको पता है कि 7 मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में, मिनिमम 7 मेंबर्स, और मैक्सिमम पे देयर इज़ नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए कंपनी को फॉर्म करने के लिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, 200 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी में। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स आपको पता है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको 3 की नहीं ज़रूरत होती है। इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, ये पता है कि पब्लिक कंपनी इन्वाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिटेड होती है, वो नहीं कर सकती है। इसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो जब पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती तो इजीली ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती शेयर पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी जो है
पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और प्राइवेट कंपनी जो होती है वो जब प्रोहिबिटेड है कंपनी इशू करने से शेयर्स, तो वो ट्रांसफरेबल भी नहीं होते हैं उसके शेयर्स। इसके बाद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो पब्लिक कंपनी क्योंकि प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए वेट करना पड़ता है, यानी अगर उसको शेयर्स अलॉट करने हैं तो जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी के साथ ऐसी कोई भी प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है, उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए वेट नहीं करना होता, क्योंकि वो लोग प्राइवेटली प्लेस करते हैं अपने शेयर्स। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कंपनी को करना ही पड़ता है, पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी नहीं इशू करती है प्रॉस्पेक्टस। राइट शेयर्स जो है पब्लिक कंपनी जो है मस्ट इशू करेगी, मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट शेयर्स इशू करती है। प्राइवेट कंपनी को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो उसको राइट शेयर्स इशू करने ही है। शेयर्स विद डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट्स, यानी जैसे कि एक शेयर पे 1 वोट मिल रहा है या 2 वोट मिल रहा है, ऐसा कुछ करने के लिए नहीं होता है। मतलब पब्लिक कंपनी जो है कैन नॉट इशू शेयर्स विद डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट्स, यानी एक शेयर मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स, हर एक शेयर के पास इक्वल वोटिंग राइट होगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो सच रेस्ट्रिक्शन ऑन अ प्राइवेट कंपनी, यानी डिसप्रपोर्शनेट शेयर्स जो हैं, डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट्स वाले शेयर प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, यानी पब्लिक कंपनी जो है अगर उसके पास 200 से ज़्यादा मेंबर्स है, ठीक है, मोर देन 200 मेंबर्स है, तो उसको इंडेक्स ऑफ मेंबर्स प्रिपेयर करना होता है। प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं की गई है। कोरम क्या है, मीटिंग जो होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है या बोर्ड मीटिंग जो भी होती है, उसके लिए क्या है कि फॉर द मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी अ कोरम ऑफ एटलीस्ट 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इज नेसेसरी, यानी 5 मेंबर्स का रहना ज़रूरी होता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 मेंबर्स अगर पर्सनली प्रेजेंट हैं, जब तक आर्टिकल में कुछ अलग नहीं लिखा है तो उतना ही ज़रूरी होता है, यानी 2 मेंबर्स भी पर्सनली प्रेजेंट हैं तो मीटिंग कंडक्ट कराई जा सकती है। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो ओवरऑल जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो पब्लिक कंपनी का 11% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी जैसे आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है, तो ये आपका 1,10,000 से ज़्यादा आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए टोटल मिला के। और यहाँ प्राइवेट कंपनी पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट जो चाहे वो डायरेक्टर्स की हो या मैनेजिंग डायरेक्टर्स की हो, जो पब्लिक कंपनी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते इतने दिनों में, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी एप्लीकेबल नहीं होती हैं प्राइवेट कंपनी पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। इसके बाद प्रिविलेजेस भी देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी की, जो कि पता चल चुकी होंगी। जब हमने डिफरेंस पढ़ा है तभी हमको पता चल चुका है कि प्राइवेट कंपनी के पास कितनी सारी प्रिविलेजेस होती हैं अगेंस्ट पब्लिक कंपनी, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि बात यह है कि पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है कंपनी लॉ का, उसमें आप खुद सोच सकते हैं कि पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए पब्लिक कंपनी पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो एग्जम्पशंस या प्रिविलेजेस जो प्राइवेट कंपनीज़ को अवेलेबल हैं, जैसे कि 2 मेंबर्स ही सिर्फ प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, 7 की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट कैन वर्क ओनली विद 2 डायरेक्टर्स, जबकि पब्लिक कंपनी को 3 की ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ प्रॉस्पेक्टस इशू करने की भी ज़रूरत नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एग्जिस्टिंग मेंबर्स को राइट शेयर्स इशू करने का कोई रिक्वायरमेंट है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स भी नहीं बनाना है। 2 पर्सन पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम। वही है कि कोरम जो मीटिंग का है वो भी 2 ही है, जबकि पब्लिक कंपनी में 7 होना चाहिए, 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। पोल जो भी है, अगर 7 मेंबर्स प्रेजेंट हैं एंड बाई 2 मेंबर्स इफ मोर देन 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट, पोल कैन बी डिमांडेड बाई 1 मेंबर इफ़ नॉट मोर देन 7 मेंबर्स आर प्रेजेंट। यानी कि अगर 7 ही मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो एक ही से पोल डिमांड की जा सकती है, अगर 7 से ज़्यादा हैं तब 2 मेंबर्स से हो सकती है। अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज, अ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट अपॉइंट मोर देन 1 प्रॉक्सी टू अटेंड द मीटिंग ऑन द सेम ओकेजन। तो एक मेंबर जो है वो एक से ज़्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता, ये प्रिविलेज इसके पास है। डायरेक्टर्स नीड नॉट फाइल देयर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर और टेक अप क्वालिफिकेशन शेयर एंड पे फॉर देम। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर्स को अपनी कंसेंट फाइल करनी होती है और क्वालिफिकेशन शेयर भी
लेके उनके लिए पे करना होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के पास ये प्रिविलेज होती है। डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी होल्डिंग ऑफिस फॉर लाइफ बिफोर 1 अप्रैल 1952 कैन नॉट बी रिमूव्ड। यानी प्राइवेट कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर जो है जो 1952 से पहले से ऑफिस होल्ड कर रहा है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट डायरेक्टर बन जाता है। अ प्राइवेट कंपनी कैन गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर परचेज और सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स ओन शेयर्स। यानी अगर उसके अपने शेयर्स नहीं बिक रहे तो वो खुद से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है प्राइवेट कंपनी, जबकि पब्लिक कंपनी के पास ऐसे मतलब जो प्रिविलेज है वो नहीं होती है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स टू डायरेक्टर्स अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज। यानी पब्लिक कंपनीज जो है वो डायरेक्टर्स को लोन ग्रांट नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी के पास में ये प्रिविलेज अवेलेबल है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स। जो हमने डिफरेंस में देखा है अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट का रिस्ट्रिक्शन होता है पब्लिक कंपनी में। पेमेंट जो है रेम्यूनरेशन वो 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नेट प्रॉफिट का। ये सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनी को नहीं झेलनी होती हैं। इसके अलावा जो है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कंपनीज टू बी मैनेज्ड बाय अ डायरेक्टर। जैसे बोला जाता है कि पब्लिक कंपनी का जो एक डायरेक्टर है वो एक टाइम में सिर्फ 25 ही कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है। उसमें से अगर पब्लिक कंपनीज का भी डायरेक्टर है तो 10, अगर पब्लिक कंपनी का हो गया तो 10 से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। तो यहाँ बोला गया इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 1 पर्सन कैन नॉट बिकम डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनीज। यानी 20 कंपनीज से ज़्यादा का डायरेक्टर वो नहीं बन सकता। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज। और अगर वो MD है तो वो 2 कंपनीज से ज़्यादा में नहीं हो सकता। जबकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके केस में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो एक डायरेक्टर है वो कई सारी कंपनीज का जो है वो डायरेक्टर हो सकता है। अब इसके बाद 16th जो प्रिविलेज है वो है ऑल द डायरेक्टर्स कैन बी परमानेंट एंड नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन। जैसे पब्लिक कंपनी में बोलते हैं कि हाँ आपको रिटायर करते रहना है, रोटेशन करते रहना है, मतलब एक कोई परमानेंट डायरेक्टर ना बने। प्रोविजंस रिगार्डिंग जनरल मीटिंग वोटिंग एटसेट्रा नीड नॉट बी फॉलोड बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी के केस में, वो नहीं फॉलो करने होते हैं प्राइवेट कंपनी को। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लोन टू अदर कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट। तो सेम मैनेजमेंट में अगर कोई दूसरी कंपनी उनको लोन ग्रांट करना है उस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। नो राइट ऑफ अपील टू द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन केस अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अगर कोई भी ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन हो रहा है शेयर का, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई भी मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है कि वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अपील करे। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन द सेम ग्रुप डू नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स है जैसे सेम ग्रुप की कंपनीज हैं उसमें करने के लिए पब्लिक कंपनी के पास रिस्ट्रिक्शन होता है, प्राइवेट कंपनी को ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ग्रांट नहीं किया गया होता है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कैन नॉट प्रिवेंट चेंज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी इफ इन इट्स ओपिनियन सच चार्ज इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक तरीके से मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी में किसी भी तरीके की दखल अंदाजी नहीं कर सकता, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को नहीं चेंज कर सकता। ठीक है। Only members of a private company can inspect and copy its profit and loss account filed with the registrar of company। यानी जनरल पब्लिक को देखने को नहीं मिलता है जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अ प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड फॉर एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। कि जैसे पब्लिक कंपनी के लिए तो मैंशनड है कंपनीज एक्ट में कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी डायरेक्टर्स की, प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने से एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स भी डाल सकती है। A private company में प्रोवाइड फॉर एडिशनल ग्राउंड्स फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय अ डायरेक्टर। ये वाले प्रिविलेज भी उनको अवेलेबल है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स टू पार्टिसिपेट और वोट इन बोर्ड्स प्रोसीडिंग्स। यानी जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके लिए कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है कि उनको बोर्ड्स प्रोसीडिंग्स में वोट करना ही है या पार्टिसिपेट करना ही है। तो कुल मिला के 25 प्रिविलेजेस हैं जो प्राइवेट कंपनी के पास अगेंस्ट पब्लिक कंपनी अवेलेबल है। तो ये सारी हमने प्रिविलेजेस देख ली। अब जो इसके बाद वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का, जैसे कन्वर्जन ऑफ कंपनीज है, इसके अलावा बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी बाकी हैं, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक यू।